बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये याद रखें, ये लीनियर मोमेंटम का लॉ ऑफ कंजर्वेशन है। यानी कि लीनियर मोमेंटम जो है वो किस तरह कंजर्व्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो उसका हमने ये स्टेटमेंट लिखी है कि आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल मोमेंटम जो होता है सिस्टम का वो कांस्टेंट होता है। अब पहले देखें कि सिस्टम क्या होता है। कोई भी मटेरियल जो है उसको हम एक मखसूस बाउंड्री में एनक्लोज कर दें तो वो मटेरियल जो है, वो मैटर जो है, वो सिस्टम कहलाएगा। मिसाल के तौर पर एक गिलास जार है, उसके अंदर गैस हमने एनक्लोज की हुई है, तो वो गैस एक्ट करेगी लाइक अ सिस्टम। तो सिस्टम इज a collection of matter having a distinct boundary under consideration। यानी कि हमारा जो मटेरियल है जिसके ऊपर हम गौर कर रहे हैं और उसकी मखसूस बाउंड्री है, उसको हम सिस्टम कहते हैं। ये मेरा कमरा है, ये भी एक सिस्टम है। ये दीवार जो है इसकी बाउंड्री है। हमारा घर है, हमारा वतन अजीज़ है, तो ये सारे के सारे सिस्टम कहलाएंगे। यानी कि ऐसा कलेक्शन मटेरियल का जिसकी एक मखसूस बाउंड्री होती है, उसको हम नाम देते हैं सिस्टम का। यानी कि वो मटेरियल एक्ट करता है लाइक अ सिस्टम। जिस तरह पहले मैंने एग्जांपल दी है कि अगर एक गिलास जार है, उसके अंदर जो गैस होगी, वो गैस जो है सिस्टम के तौर पे काम करेगी। अब सिस्टम जो है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज्ड सिस्टम। अब ओपन सिस्टम वो होता है जिसकी बाउंड्री के थ्रू मटेरियल, मैटर वो पास कर सके। यानी कि बाहर वाला मटेरियल जो है बाउंड्री के अंदर आ सके, सिस्टम के अंदर आ सके, अंदर वाला मटेरियल जो है वो बाहर जा सके। यानी कि मास की ट्रांजैक्शन हो सके थ्रू द बाउंड्री। तो ऐसा सिस्टम जो है वो कहलाता है ओपन सिस्टम। लेकिन दूसरा होता है क्लोज्ड सिस्टम। अब क्लोज्ड सिस्टम में ये होता है कि ना तो अंदर वाला मटेरियल बाउंड्री को क्रॉस करके बाहर जा सकता है और ना बाहर से मटेरियल जो है बाउंड्री को क्रॉस करके अंदर आ सकता है। यानी कि इसमें टोटल मास जो है वो कांस्टेंट रहता है। अब क्लोज सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम कब कहलाता है? यानी कि क्लोज सिस्टम की एक फॉर्म है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है कि उसमें मास के साथ साथ एनर्जी की ट्रांजैक्शन भी नहीं हो सकती। यानी कि बाउंड्री को ना तो एनर्जी क्रॉस कर सकती है, ना मास क्रॉस कर सकता है। अंदर वाला मास अंदर ही रहेगा, बाहर वाला बाहर रहेगा। और दूसरी बात यह है कि अंदर वाला मटेरियल बाहर वाले मटेरियल के ऊपर इंटरेक्शन नहीं कर सकता और बाहर वाला मटेरियल जो है वो अंदर वाले मटेरियल के ऊपर जो है इंटरेक्शन नहीं कर सकता। यानी कि ऐसे समझ लें कि हमारा जो मटेरियल होता है या मैटर होता है बाउंड्री के अंदर, वो ना तो उसके ऊपर फोर्स लग सकती है, ना उसके ऊपर वर्क हो सकता है, और ना वो किसी के ऊपर वर्क कर सकता है। और याद रखें, एक तो हमने कहा कि सिस्टम है, वो बाउंड्री के अंदर वाला जो चीज़ें होंगी, मटेरियल होंगे, वो तो सिस्टम कहलाएंगे। अब बाउंड्री से बाहर वाली चीज़ें जो हैं उनको हम नाम देते हैं सराउंडिंग या एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम जो है वो सराउंडिंग के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता, और सराउंडिंग जो है वो सिस्टम के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता। तो ऐसा सिस्टम जो है उसको हम नाम देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम का। इसकी मैं एक एग्जांपल कोट की है। जिस तरह दूध है, ये थर्मस फ्लास्क के अंदर पड़ा हुआ है। आप देखें कि दूध जो है वो गर्म है तो गर्म ही रहता है। क्या मतलब हुआ कि दूध की हीट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। कहाँ से? बाउंड्री से। यानी कि थर्मस फ्लास्क जो है उसकी बाउंड्री ऐसी है कि उसके थ्रू एनर्जी जो है या हीट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। और इसी तरह अगर थर्मस फ्लास्क के अंदर जो है वो बर्फ़ रखी हुई है या कोई ठंडी चीज़ रखी हुई है, तो बाहर वाली हीट जो है वो अंदर ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, वो ठंडी ही रहती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये थर्मस फ्लास्क जो है, ये इसके अंदर जो चीज़ होगी वो आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगी। तो ये स्टेटमेंट मैंने पहले दी है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम
द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो सिस्टम क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ वेक्टर हैविंग अ डिस्टिंक्ट बाउंड्री। और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम a system having such a boundary that neither mass nor energy can pass through it is called an isolated system। अब हम एक सिस्टम लेते हैं आइसोलेटेड, दो बाल्स के ऊपर मुश्तमिल है। अब याद रखें, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी है पहले कि गैस का सिलेंडर है, उसके अंदर गैस है। अब गैस के सारे पार्टिकल जो हैं एक दूसरे के ऊपर इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, लेकिन सिलेंडर से बाहर वाले जो एयर पार्टिकल हैं वो सिलेंडर के अंदर वाले एयर पार्टिकल मीन मालिक्यूल के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकते, और इसी तरह अंदर वाले पार्टिकल जो हैं वो बाहर वाले पार्टिकल्स के ऊपर, मालिक्यूल्स के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ हमने एक महदूद कर दिया है सिस्टम, बिल्कुल ये सिस्टम जो हमारा दो बाल्स के ऊपर मुश्तमिल है। और याद रखें, यहाँ ये दो बाल्स जो हैं ये एक ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर हैं कि ना तो ये जो सरफेस है उसकी और बाल्स के दरमियान कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, अगर मूव करती हैं बाल्स तो फ्रीली मूव करती हैं, और ना ही यहाँ एयर का कोई इसके ऊपर इफेक्ट है। यानी कि ऐसा ये एक हमने सिस्टम जो है दो बाल्स का डिज़ाइन किया है कि इसके ऊपर किसी किस्म की एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट नहीं कर रही। हाँ, अलबत्ता ये दो बाल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकती हैं। जिस तरह पहले मैंने बताया कि जो गैस होती है हमारी जार के अंदर या सिलेंडर के अंदर, वो मालिक्यूल एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकते हैं, लेकिन बाहर वाले मालिक्यूल अंदर वाले मालिक्यूल्स के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकते। तो ये भी उसी तरह की बात मैं कर रहा हूँ कि ये दो बाल्स हैं, ये बनाते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है एक्ट नहीं कर रही। अब ये स्लाइड कर रही हैं दोनों बाल्स। ये ए बाल जो है इसका मास m1 के बराबर है और इसकी वेलोसिटी जो है वो v1 है, और ये स्लाइड कर रहा है सरफेस के ऊपर। अब ये दूसरी बाल जो है वो उसी सीध में जा रही है। ये यानी कि हमने अपने सिस्टम को बड़ा सिंप्लीफाई कर लिया है कि बाल जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं। तो उसका फ़ायदा होगा कि हम जो वेलोसिटीज़ हैं उनको एज ए स्केलर डील कर सकते हैं। फिर आप पिछले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था। तो बहरहाल कहना ये चाहता था कि ये ए बाल जो है ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसका मास m1 के बराबर है। अब बाल b जो है ये v2 वेलोसिटी से मूव कर रही है और इसका मास m2 के बराबर है। ये देखिए मैंने एरोज जो बनाए हैं, ये एरो छोटा बनाया है, ये बड़ा बनाया है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है। तो डेफिनेटली क्या होगा, ये बाल इसको अप्रोच करेगी, तो थोड़े ही टाइम के बाद क्या होगा, ये ए बाल जो है बी के साथ टकरा जाएगी। जब इनकी कोलाइजन होगी तो डेफिनेटली ए बाल बी के ऊपर फोर्स लगाएगी और बी बाल ए के ऊपर फोर्स लगाएगी। अब बी बाल जो ए के ऊपर फोर्स लगा रही है उसको हमने शो किया है एफ से, और ए बाल जो बी के ऊपर फोर्स लगा रही है उसको हमने शो किया है एफ डैश से। अब इनकी कोलाइजन के बाद क्या होगा, इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती। तो पहली ए बाल जो है उसकी वेलोसिटी v1 डैश हो गई है और बी बाल जो है उसकी वेलोसिटी v2 डैश हो गई है। तो ये देखिए मैंने एरोस जो हैं वो भी उसी लिहाज से शो किए हैं कि ए बाल की वेलोसिटी जो है आफ्टर कोलाइजन कम हो गई है, बी बाल की वेलोसिटी आफ्टर कोलाइजन ज़्यादा हो गई है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये अब एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये बिफोर कोलाइजन कंडीशन है, ये ड्यूरिंग कोलाइजन कंडीशन है, ये आफ्टर कोलाइजन कंडीशन है। अब हमने ये देखना है कि मोमेंटम में, यानी कि सारे सिस्टम का मोमेंटम जो है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम कहते हैं कि मोमेंटम जो है पहली बाल का जो मोमेंटम होगा बिफोर कोलाइजन, यानी कि इस बाल का जो मोमेंटम होगा कोलाइजन से पहले वो किसके बराबर होगा। देखिए इसका मास है m1, इसकी वेलोसिटी है v1, तो इसका मोमेंटम जो है कोलाइजन से पहले m1 v1 के बराबर होगा। अब कोलाइजन के बाद इसके मास में तो कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन इसकी वेलोसिटी जो है वो v1 डैश हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि कोलाइजन के बाद इसका जो मोमेंटम होगा इस बाल का वो m1 v1 डैश होगा। अब इसके बाद ए के मोमेंटम में चेंज कितनी आई है, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बाल, इसको हमने डेल्टा पी ए से शो किया है।
तो डेल्टा पी ए किसके बराबर होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी कि टकराने के बाद वाला मोमेंटम माइनस टकराने से पहले वाला मोमेंटम। तो ये डेल्टा पी ए होगा, डेल्टा पी ए एम वन वी वन डैश माइनस एम वन वी वन हो गया। अब जब ये कोलिजन हुई है तो बाल ए के ऊपर फोर्स कितनी लगी है, याद रखें जब ये इसको हिट करेगा तो ये भी तो इसको रिएक्शन के तौर पर इसके ऊपर फोर्स लगाएगा ना बाल बी। तो बाल बी जो बाल ए के ऊपर फोर्स लगाता है उसको हमने कहा कि एफ के इक्वल है। और ये कितनी देर एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते रहे, जाहिर है जितनी देर इन कांटेक्ट रहे हैं उतनी देर ये एक दूसरे के ऊपर बाल जो है वो फोर्स लगा रही हैं। तो अब इसके ऊपर जो फोर्स इसने लगाई है वो ड्यूरेशन कितना बनता है, हम कहते हैं वो टी के इक्वल है। अब चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो इम्पल्स के बराबर होता है, ये हमने पिछले ही आर्टिकल में पढ़ा था। तो मोमेंटम जो है इसका चेंज हुआ है डेल्टा पी ए कह लें, वो किसके बराबर होगा, एम वन, ये देखिए चेंज इन मोमेंटम एम वन वी वन डैश माइनस एम वन वी वन इज इक्वल टू एफ टी, क्योंकि इम्पल्स किसके बराबर होगा, फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट। अब इसके ऊपर फोर्स लगी है एफ और कितने टाइम तक लगी है, टी टाइम तक लगी है। इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन मोमेंटम जो है इम्पल्स के बराबर होगा। तो एम वन वी वन डैश माइनस एम वन वी वन इज इक्वल टू एफ टी आ जाएगा। अब बिल्कुल यही प्रोसेस जो है आप बी बाल के लिए भी कह सकते हैं। तो उसके लिए ये क्वेश्चन किस तरह आप बनाएंगे कि डेल्टा पी ए की जगह क्या लिखेंगे, डेल्टा पी बी, यानी कि बाल बी जो है उसके मोमेंटम में कितनी चेंज आई है। अब देखें फाइनली इसका मोमेंटम था m2v2 डैश इस पॉइंट के ऊपर, और यहाँ पे इसका मोमेंटम था m2v2। तो इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम जो है m2v2 डैश माइनस m2v2 इज इक्वल टू एफ डैश टी। याद रखें एफ डैश वो फोर्स है जो ए बाल ने बी के ऊपर लगाई है, यानी कि बी के ऊपर जो फोर्स लगी है वो एफ डैश है। और जाहिर है जितनी देर ए बाल बी के साथ कांटेक्ट रहा है उनका, उतना ही बी का ए के साथ कांटेक्ट रहा है। टाइम ड्यूरेशन जो होगा वो दोनों के लिए सेम होगा। अब ये देखें कि ये दो क्वेश्चंस आपके पास आ गई थी, इनको हम ऐड अप कर देते हैं। तो जाहिर आपको पता है कि राइट साइड को राइट साइड में और लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड अप करते हैं। तो ये आ जाएगा, ये देखिए एम वन वी वन डैश एम वन वी वन डैश माइनस एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू डैश माइनस एम टू वी टू। तो ये आ जाएगा एफ टी प्लस एफ डैश टी। अब टी इसमें से कॉमन निकाल लें तो ये आ जाएगा एफ प्लस एफ डैश इंटू टी। अब ये देखें यहाँ क्या हो रहा है, बाल ए ने बाल बी के ऊपर फोर्स लगाई है और उसका रिएक्शन क्या होगा कि बाल बी जो है बाल ए के ऊपर फोर्स लगाएगी। तो ये एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं, यानी कि इसने जो इसके ऊपर एक्ट किया है एफ डैश, इसने उसके ऊपर रिएक्ट किया है एफ। तो एफ और एफ डैश न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक दोनों एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगी फोर्सेस, लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट होंगी। इसलिए हम कहते हैं कि एफ जो होगा वो माइनस एफ डैश के बराबर होगा। ये वैसे भी देख लें कि दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड में सेम होंगी। तो जब मैग्नीट्यूड में वेक्टर सेम होते हैं, डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो वो एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर कहलाते हैं। तो f इज इक्वल टू माइनस एफ डैश, इसका क्या मतलब हुआ कि f प्लस एफ डैश दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये एडअप हो जाएगा। तो f प्लस एफ डैश जो है वो जीरो के बराबर हो गया। अब ये फैक्टर जीरो हुआ, इसका मतलब ये सारे का सारा जीरो हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये लेफ्ट साइड जो है एम वन वी वन डैश माइनस एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू डैश माइनस एम टू वी टू इज इक्वल टू जीरो। अब ये प्राइम वाले जो फैक्टर हैं वेलोसिटी के वो एक तरफ रख लें और अनप्राइम जो दूसरी तरफ भेज दें। तो ये एम वन वी वन डैश प्लस एम टू वी टू डैश, ये आ जाएगा एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। अब ये देखिए एम वन वी वन डैश और एम टू वी टू डैश क्या है, एम वन वी वन डैश इस बाल का मोमेंटम है आफ्टर कोलाइजन, और एम टू वी टू डैश इस बाल का मोमेंटम है आफ्टर कोलाइजन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है
ये है टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलाइजन। ये है आफ्टर कोलाइजन, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलाइजन। और ये क्या है, ये है बिफोर कोलाइजन। यानी कि ये देखें, कोलाइजन से पहले इसकी वेलोसिटी v1 थी, इसका मास m1 था, तो m1 v1 इस बॉल का मोमेंटम हो गया, m2 v2 इस बॉल का मोमेंटम हो गया। तो कोलाइजन से पहले टोटल मोमेंटम किसके बराबर होगा, m1 v1 प्लस m2 v2। और ये कोलाइजन के बाद का टोटल मोमेंटम सिस्टम का कितना होगा, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। अब देखें कि ये जो हमने डेरिवेशन किया है, ये तो एक सिंपलेस्ट जो मॉडल है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम का, उसको अप्लाई किया है हमने यहाँ कि दो ही बाल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटरेक्ट करती हैं, लेकिन उन दो बाल्स का जो मोमेंटम है बिफोर कोलाइजन और आफ्टर कोलाइजन वो एक दूसरे को इक्वल रहा है। अब ये बात भी ध्यान रखें कि बाल ए का मोमेंटम भी चेंज हुआ है, बाल बी का मोमेंटम भी चेंज हुआ है, लेकिन जो टोटल चेंज हुई है वो ज़ीरो के बराबर है। यानी कि दोनों बाल्स का जो मजमूई तौर पर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहा है। तो इसी तरह ये दो बाल्स के लिए हमने डिस्कस किया था। अगर आपके पास वो जिस तरह पहले मैंने बताया कि कंटेनर है जिसके अंदर गैस है, तो गैस का एक मालिक्यूल जो है उसका उसका अगर मोमेंटम चेंज होता है तो डेफिनेटली गैस के अंदर कोई दूसरे मालिक्यूल ऐसे होंगे जिनका उतना ही मोमेंटम चेंज हुआ है, लेकिन अगर इसका मोमेंटम चेंज है उसकी पॉजिटिव है तो उसकी चेंज जो है वो नेगेटिव होगी, तो नेट जो चेंज आएगी मोमेंटम की वो ज़ीरो के बराबर ही होगी। यानी कि अगर पूरे सिस्टम में किसी एक पार्टिकल का मोमेंटम चेंज होता है तो डेफिनेटली उस ग्रुप के अंदर कोई दूसरे पार्टिकल ऐसा होगा उसका भी उतना ही मोमेंटम चेंज होगा, लेकिन नेट जो चेंज आएगी मोमेंटम में वो ज़ीरो के बराबर होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि टोटल मोमेंटम जो होता है सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम का, वो कांस्टेंट ही रहता है, टोटल चेंज ज़ीरो के बराबर ही रहती है, तब्दीली नहीं आती। तो इसमें एग्जांपल दी जा सकती हैं। अच्छा मैं तो जिस तरह आपकी किताब में वो डायग्राम में दिखाया गया है कि अगर ये एक कश्ती है और इसके अंदर जो है ये आदमी बैठा है और ये एक पत्थर जो है वो इस डायरेक्शन में थ्रो करता है, तो कश्ती जो है इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है। अब देखिए कि एक है ये हमारी जो बोट है इसका मोमेंटम, एक है इस पत्थर का मोमेंटम। अब देखें कि पहले दोनों यानी कि ये हमारी बोट भी और स्टोन जो है वो भी स्टेशनरी थे, लेकिन जब आप इसने फेंका है स्टोन को एक डायरेक्शन में तो डेफिनेटली जितना इसका मोमेंटम चेंज हुआ है स्टोन का उतना ही मोमेंटम चेंज होना चाहिए कश्ती का। रिजल्ट क्या निकलेगा कि ये पत्थर इधर मूव कर रहा है तो उतनी ही मोमेंटम के साथ कश्ती जो है दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगी। तो ये एग्जांपल्स काफ़ी हैं, जिस तरह रॉकेट की प्रोपल्शन है हम अब आगे डिस्कस करेंगे, या यही बात समझ लें कि कश्ती जो है उसमें हम क्या करते हैं कि जिनके ऑब्जेक्ट जो है एक तरफ अगर निकालना शुरू कर दें, फेंकना शुरू कर दें, तो कश्ती जो है इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ दूसरी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है। तो डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं आगे हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे जहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम जो है वो अप्लाई होगा। अल्लाह हाफिज़।